ऐसा मैं बोलता आया हूँ आपसे। अब वही चीज़ हम चेक करने वाले हैं कि इंक्रीजिंग को और डिक्रीजिंग को कैसे पता करेंगे कि यहाँ पर ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है, ये फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है, ये फंक्शन आपका कब आपका ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं हो रहा है, किस केस में, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको आनी चाहिए पूरे चैप्टर में, एक तो डिफरेंशिएशन आना चाहिए, दूसरा आपको मेथड आना चाहिए, वेबिकर मेथड। बस आपका पूरा का पूरा चैप्टर बिल्कुल इजीली कर सकते हो, हर एक क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इफ एफ एक्स, या ऐसे डालो इंक्रीजिंग इन, ऐसे डालो इंक्रीजिंग इन क्लोज इंटरवल ए कोमा बी, या ओपन इंटरवल ए कोमा बी, जो भी लिखे चलेगा, दोनों चलेगा, ठीक है। क्लोज इंटरवल ए कोमा बी में इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, सुनो, कि आप कोई भी एक ग्राफ बनाइए, ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस, ठीक है, और मैंने इसमें एक रैंडमली ग्राफ बनाया बेटा। क्या ग्राफ बनाया? एक ये कोई भी एक रैंडमली ग्राफ बना दिया, लेट सपोज इस टाइप से, ठीक है। इंटरवल दे दिया a कॉमा बी है, मतलब ये पॉइंट है, लेट सपोज ये पॉइंट है मेरा a, और जो लास्ट वाला पॉइंट है वो है मेरा b, ये पॉइंट है मेरा b। अब आपको पता करना है कि ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ऐसा आपको सिंपल क्या करना है, सबसे पहले चीज को देखना है लेफ्ट से राइट में। हमेशा फंक्शन को किस में देखना है? लेफ्ट से राइट में। यदि ग्राफ बना हुआ है किसी फंक्शन का तो उस फंक्शन को आपको कैसे देखना है? लेफ्ट से राइट में, ठीक है, लेफ्ट से राइट में देखो। तो मैंने लेफ्ट से राइट में देखा तो मैंने ऑब्जर्व किया यहाँ पे ये ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, देखो ऊपर 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 ऊपर, मतलब एक टाइप से बोलूं तो ये इंक्रीज हो रहा है, अपनी वैल्यू को बढ़ा रहा है। ऊपर की तरफ जाएगा तो बढ़ाना हो गया तो इंक्रीज, नीचे आएगा तो डिक्रीज, सिंपल सी बात। पर इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? तो मैथमेटिकली क्या होता है कि आप अपनी मर्जी से दो पॉइंट लीजिए इसके अंदर। लेट सपोज एक पॉइंट ले लिया मैंने x1 और एक पॉइंट ले लिया x2। तो मैंने x1 में वैल्यू चेक करी इसकी और वो वैल्यू आई है मेरी ये f ऑफ x1, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। सिमिलरली मैंने x2 पे इसकी वैल्यू चेक करी और x2 पे वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा कि इफ इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन होता है, इफ x1 is less than equal, x1 is less than x2, x1 is less than equal to, sorry एक मिनट रुको, कुछ गड़बड़ बार बार बोल, x1 is less than x2 implies f of x1 also less than f of x2, और इक्वल भी चलेगा, ठीक है। देन यहाँ पे ये भी लिखो, फॉर ऑल x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू a कॉमा b, देन fx is called increasing function in close interval a कॉमा b। यदि आपके पास हर एक पॉइंट के लिए ये इंटरवल a कॉमा b दे रखा है आपको, हर एक पॉइंट के लिए अपनी मर्जी से कोई भी दो पॉइंट सेलेक्ट करो। कैसे सेलेक्ट किया? एक x1 है और एक x2 है, और बोला गया है कि जो x1 है वो x2 से छोटा है, तो फंक्शन की वैल्यू जो आएगी x1 पे और x2 पे, तो x2 की जो वैल्यू होगी ना वो ज़्यादा होगी किससे? f ऑफ x1 से, ठीक है। इक्वल भी चलेगा तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन यही है कि आप यदि दो पॉइंट ऐसे ले लीजिए अपनी मर्जी से जिनकी वैल्यू एक से बड़ा दूसरा नंबर है, तो वैल्यू निकालोगे तो वैल्यू भी आपकी सेम ही रहेगी, कि जो x1 है उस पर वैल्यू छोटी रहेगी किससे? x2 पे जो वैल्यू रहेगी उससे। तो आप यहाँ से डायरेक्टली यूँ बोल सकते हो कि जब भी मैं इंक्रीजिंग फंक्शन को इनइक्वलिटी पर अप्लाई करता हूँ, एक टाइप से ऐसे देखो,
कि इनइक्वलिटी पर इंक्रीजिंग फंक्शन को अप्लाई करूंगा तो यहाँ पर इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा। आप देखो x1 से बड़ा x2 था तो यहाँ पर भी यही लिखा है f ऑफ x1 से बड़ा f ऑफ x2 है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन की यही डेफिनेशन है हमारी, जो सबसे यूजुअली हम सब जगह इसी का यूज करेंगे, ठीक है, मैथमेटिकली डेफिनेशन। ठीक है, इसकी सेकंड डेफिनेशन देखो। सेकंड डेफिनेशन और बढ़िया है अपनी। सेकंड डेफिनेशन में क्या है सुनो, कि इसको हम सेकंड डेफिनेशन को यूज करेंगे किसकी हेल्प से, डेरिवेटिव की हेल्प से, कि जो डेरिवेटिव होता है उसके अकॉर्डिंग भी हम पता कर सकते हैं ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, वो पता कर सकते हैं यहाँ से। तो देखो क्या है सेकंड डेफिनेशन, डेफिनेशन सेकंड, ठीक है, पर ये इसमें एक प्रॉब्लम है। डेरिवेटिव की बात करेंगे तो डिफरेंशिएशन होना चाहिए, मतलब वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। इफ fx is differentiable function, fx is differentiable function, differentiable function in close interval a comma b and f dash x, मतलब डेरिवेटिव निकाला आपने, f dash x is greater than equal to 0 for all x belongs to a comma b। हर एक वैल्यू के लिए f dash x की वैल्यू कैसी हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ग्रेटर देन हो और इक्वल टू 0 भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यदि ऐसा हुआ तो आप डायरेक्टली क्या बोल सकते हो, fx इज इंक्रीजिंग इन क्लोज इंटरवल a कॉमा b। ठीक है, तो डायरेक्टली ये डेफिनेशन यूज कर सकते हो आप चाहो तो हम दोनों डेफिनेशन यूज करेंगे ज़्यादातर केस में। और ज़्यादातर केस में यदि क्योंकि डिफरेंशिएबल होता ही फंक्शन है, तो डिफरेंशिएबल होता है तो उस केस में आप डेरिवेटिव वाली डेफिनेशन यूज करोगे। तो यदि कहीं पर भी कोई भी फंक्शन दिया हो और उसका डेरिवेटिव कैसा हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, ग्रेटर देन 0 हो जाए, ठीक है, तो डायरेक्टली क्या बोल देना कि ये फंक्शन आपका कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। और इंक्रीजिंग फंक्शन किस में है, जिस इंटरवल में वो पॉजिटिव है। और इंटरवल फाइंड करने का काम कौन करता है भाई, वेबीकर मेथड। ठीक है, क्योंकि वहां से ही आपको मालूम पड़ेगा किस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में ये डिक्रीजिंग है, तो वो कहाँ से मालूम पड़ेगा आपको, वेबीकर मेथड से। तो यहाँ पर ये इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में आपको ये इंफॉर्मेशन मालूम होना चाहिए। ठीक है, पहली चीज तो आपने यहाँ से समझ ही ली कि भाई इंक्रीजिंग फंक्शन को अप्लाई करेंगे, चाहे कोई सा भी इंक्रीजिंग फंक्शन हो, अप्लाई करोगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा। हाँ, जस्ट इसके रिवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन जस्ट इसके रिवर्स होगा। जब आप लोगे x1 से बड़ा x2 तो होगा, पर जब फंक्शन की वैल्यू अप्लाई करोगे, उस पर फंक्शन अप्लाई करोगे डिक्रीजिंग, तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। पहली काम तो ये होगा। और डेरिवेटिव, जब डेरिवेटिव की डेफिनेशन यूज करोगे तो उसमें डेरिवेटिव कैसा हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0। बस ये आपकी जो डेफिनेशन है, आपका काम हो गया, पूरा चैप्टर यहीं से खत्म हो जाएगा इन दो डेफिनेशन पे। अब इसके अलग अलग टाइप से सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स। कभी आपको पॉइंट पे निकालना हो तो उसके लिए अलग से काम करोगे, कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना हो कि इस पॉइंट पे ये इंक्रीजिंग है या नहीं है, तो उसके लिए अलग पॉइंट यूज करोगे। और स्टिकली इंक्रीजिंग का मतलब होता है, अभी बताऊंगा मैं थोड़ी देर में। स्टिकली इंक्रीजिंग का मतलब होता है वहाँ पे इक्वल टू का साइन भी नहीं आता, वहाँ पे एकदम स्ट्रेट होता है डायरेक्ट। जो भी ग्राफ बनेगा उसमें बिल्कुल 1% भी इक्वल वैल्यू नहीं आएगी बीच में कहीं पर। बट इंक्रीजिंग के केस में इक्वल की वैल्यू कुछ आ सकते हैं, जैसे कि अभी आपको सामने ही दिखाया मैंने ग्राफ, कि यहाँ पर आप देखोगे ना तो ये दोनों लगभग वैल्यू सेम ही आएंगी। यदि यहाँ पे 2 पॉइंट लेते हो इस जगह पे, जहाँ मैं थोड़ा डार्क कर रहा हूँ, यदि इस जगह पे आप वैल्यू लेते हो तो एकदम आप देखोगे तो 1 वैल्यू सेम आ सकती है एग्जैक्टली। ठीक है, तो वो चलता है इंक्रीजिंग के केस में, पर डिक्रीजिंग स्टिकली इंक्रीजिंग के केस में ये 1% भी नहीं चलता। ठीक है, तो ये है आपका इंक्रीजिंग फंक्शन। ऐसे ही आप डिस्कस करते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन को। चलो डिक्रीजिंग को देखते हैं। तो नंबर 2, ये इंक्रीजिंग में कोई दिक्कत तो नहीं है भाई किसी को? लेफ्ट से राइट में देखना है, लेफ्ट टू राइट, RIGST। यदि ग्राफ बना होगा तो लेफ्ट से राइट में देख सकते हो, डायरेक्टली पता पड़ जाएगा आपको कि इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो नंबर 2 डालो, डिक्रीजिंग फंक्शन। सेम डिट्टो, इसका जस्ट रिवर्स लिखने वाला हूँ मैं, कुछ अलग नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, आप ये याद रखिएगा कि डेरिवेटिव यदि पॉजिटिव होगा, डेरिवेटिव आपका ग्रेटर देन 0 होगा, तो आंसर कैसा आएगा, इंक्रीजिंग। अब डेरिवेटिव
पॉजिटिव था, आपने अभी इसमें भी तो देखा था मैक्सिमम मिनिमम, वही कंसेप्ट लगा ना, 1% भी चेंज नहीं। नंबर टू है बेटा ये आपका डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग इन क्लोज इंटरवल ए कोमा बी। डिक्रीजिंग फंक्शन आप डिक्रीजिंग फंक्शन भी लिख सकते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन या डिक्रीजिंग इन क्लोज इंटरवल ए कोमा बी। मतलब आपके पास कोई ग्राफ बनाया मैंने, ये एक्स एक्सिस है मेरा, ये वाई एक्सिस है लेट सपोज, ठीक है, और इसमें मैंने एक रैंडमली ग्राफ बना दिया कुछ ऐसा, ऐसा, ठीक है। ये लेट सपोज ये पॉइंट है अपना ए और ये पॉइंट है अपना बी, ठीक है। तो आप डिक्रीजिंग देखोगे ना, तो डिक्रीजिंग में क्या होता है, डिक्रीजिंग के ग्राफ में वैल्यू कम 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 ऐसे होती जाती है, लॉस 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 लॉस, डिक्रीजिंग, यही डिक्रीज है, मतलब अपनी वैल्यू को कम कर, डिक्रीज, ठीक है, डाउन चला गया, डाउनफॉल हो गया उसका, शेयर मार्केट गिर गया, तो वही चीज़ है डिक्रीज करनी, सेम डिटो, ठीक है। अब मैथमेटिकली कैसे देखेंगे, अपनी मर्जी से दो पॉइंट उठाए, एक पॉइंट x1 ले लिया, एक पॉइंट x2 ले लिया, अपन ने चेक किया वैल्यू ये, तो यहाँ पे x1 पे वैल्यू चेक किया तो ये f ऑफ x1 आया, x2 पे चेक करेंगे तो ये आ गया आपका थोड़ा सा नीचे f ऑफ x2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होती है डेफिनेशन कि इफ x1 is less than x2 implies f of x1 is greater than equal to f of x2, ठीक है, f of x1 greater than equal to f of x2 for all x1, x2 belongs to a, b, हर एक पॉइंट के लिए, for every x1, x2, आप चाहो तो ये for all की जगह for every भी लिख सकते हो, सिंबल ही है, for every x1, x2 belongs to a, b close interval, ठीक है, implies fx is decreasing function, fx is decreasing function in close interval a, b। यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। कुछ नहीं किया यहाँ पर आपने, ऑब्जर्व करो x1 से बड़ा x2 है, जैसे ही मैंने डिक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई किया इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो गया, आप देख लो x1 से बड़ा x2 था, डिक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई किया इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो गया, यही आपको काम करना है यहाँ पर। तो ज़्यादातर क्वेश्चन तो आपके इसी से हो जाएंगे इसके 99%, कि डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, कि डिक्रीजिंग फंक्शन इनइक्वलिटी का साइन चेंज करता है, इंक्रीजिंग फंक्शन इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं करता। तो दिस इज द डिक्रीजिंग फंक्शन इन क्लोज इंटरवल a, b, ठीक है। चलो दूसरी डेफिनेशन देख लो, डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन, डेफिनेशन टू क्या होगा, इफ fx इज डिफरेंशिएबल, इफ fx इज डिफरेंशिएबल in close interval a, b and f dash x less than equal to 0 for every x belongs to a, b, then fx is called decreasing function, fx is called decreasing function, ये ठीक है। ये आपकी डेफिनेशन, आपका काम हो गया। पूरे चैप्टर में बस ये दो चीजें याद रखनी, अब इसके छोटे छोटे पार्ट हैं उनको भी देख लेते हैं, खत्म करते हैं। ठीक है बेटा, चलो अगला पॉइंट देखो। देखो आपने दो चीजें देख ली हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन। अब बात करते हैं स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन की। स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब वो बिल्कुल एकदम कहीं पर इक्वल 1% भी नहीं आएगी उसमें वैल्यू, ठीक है। एक इंटरवल, छोटा सा इंटरवल भी नहीं मिलेगा जिसमें इक्वल वैल्यू मिले आपको, कांस्टेंट वैल्यू मिले, ऐसा कुछ नहीं होगा उसमें, ठीक है। तो स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, देखो अगला थर्ड पॉइंट है स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। नंबर थर्ड, स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन।
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। देखो बेटा इसमें क्या होगा, इसमें जो ग्राफ बनाओगे ना फंक्शन का, उसके लिए अच्छी क्वालिटी होगी, वो कहीं पर झुका हुआ नहीं होगा, ठीक है। मतलब 1% भी इक्वल कांस्टेंट नहीं आएगा, आप जो भी आएगा उसमें ऐसा आएगा, ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऊपर की तरफ ऐसे स्टिक, कहीं पर भी 1% भी नहीं आएगा। आप चाहे ऐसे बनाओ ऐसे, पर 1% भी कहीं पर इक्वल नहीं आएगी उसकी वैल्यू स्टिकली इंक्रीजिंग के केस में। डेफिनेशन वही है सेम डिटो। फर्स्ट, इफ x1 से बड़ा हो x2 implies f of x1 also less than f of x2 for all, for every, यहाँ पे ये लिख लेना क्लोज इंटरवल को, ठीक है, ऊपर लिख लेना for every x1 x2 belongs to a b, ठीक है। यहाँ पे इक्वालिटी का साइन भी नहीं आएगा, यहाँ पे इक्वलिटी साइन आ गया, यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं आएगा, ठीक है, यही है। तो स्टिकली इंक्रीजिंग में बस यही है कि यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं आएगा, बस यही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टिकली इंक्रीजिंग। आप इसके लिए डेफिनेशन भी बोल सकते हो, डेरिवेटिव इफ एफ एक्स इज डिफाइंड, ठीक है, डेफिनेशन नंबर 2। पर इसमें सुनना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ये, इसमें काम आएगा आपको। इफ एफ डैश एक्स इज डिफाइंड, मतलब डिफरेंशिएबल फंक्शन होना चाहिए, डिफाइंड, एंड एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वेयर इक्वल टू 0 लिख रहा हूं यहाँ पे, वेयर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 इज पॉसिबल ओनली फॉर, is possible only for an instant only for instant, instant, then function is also स्टिकली इंक्रीजिंग, ठीक है, स्टिकली इंक्रीजिंग। अब ये लाइन थोड़ा आपके लिए परेशान करने वाली है, ठीक है। यहाँ पर देखो इन्होंने लिखा है वेयर एफ डैश एक्स, डेरिवेटिव है ना, डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, डेरिवेटिव 0 हो सकता है, इज पॉसिबल ओनली फॉर इंस्टेंट, एन इंस्टेंट, इंस्टेंट का मतलब समझे, अचानक, अचानक मतलब कुछ पॉइंट पर हो जाए, डिस्क्रीट पॉइंट पर, गिनती के कुछ पॉइंट पर, 5-6 पॉइंट लिख दिए जाए आपके, उन पे यदि कहीं पर 0 हो जाता है डेरिवेटिव तो चलेगा। मतलब कुछ आप ऐसे देखो ऑब्जर्व करके कि आपका ग्राफ कुछ ऐसा है, ये है, ठीक है। तो मैं थोड़ा और सुंदर बनाता हूँ इसको, ऐसा गया और फिर ये ऊपर ऐसा चला गया। एक ग्राफ आपका एकदम एग्जैक्टली ऐसा है, ठीक है। एक ग्राफ आपका एकदम थोड़ा सा ऐसा गया, ये गया 2 पॉइंट पे वैल्यू सेम ली और आगे निकल गया, ठीक है। ये 2 पॉइंट पे वैल्यू सेम ली और आगे निकल गया। बस देखो इस वाले पॉइंट पर देखोगे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक बहुत सारी वैल्यू, कितनी सारी इनफाइनाइट वैल्यू है, ये इनफाइनाइट वैल्यू आएंगी, उन पर आपका क्या आंसर आएगा, इनफाइनाइट वैल्यूज हैं ये, इनफाइनाइट वैल्यू, जहां पर एफ डैश एक्स कैसा होगा, 0 होगा, ठीक है। एफ डैश एक्स 0 होगा, क्योंकि एफ डैश एक्स के बारे में हम जानते हैं कि जो भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा डेरिवेटिव 0 हो जाता है उसका लिए, तो ये एक टाइप से वहाँ पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया, तो इनफाइनाइट वैल्यू आ जाएंगी, तो ये एफ डैश एक्स 0 हो गया, और एफ डैश 0 हो गया मतलब ये फंक्शन आपका स्टिकली इंक्रीजिंग नहीं है, फिर ये स्टिकली इंक्रीजिंग नहीं है, नॉट स्टिकली इंक्रीजिंग, ये स्टिकली इंक्रीजिंग नहीं है। हाँ इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग बोलोगे आप इसको, इंक्रीजिंग कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इंक्रीजिंग में 0 चलता है, इंक्रीजिंग है
पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है ये। इस वाले केस में देखोगे बिल्कुल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, बिल्कुल है, कोई दिक्कत ही नहीं है कहीं पर भी। और जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है ना वो इंक्रीजिंग भी होता है, इंक्रीजिंग भी है। हाँ, इस केस में आओ, आपने देखा कि यहाँ पर कुछ ये वाली पॉइंट पे जहाँ पे मैंने थोड़ा सा डॉट लगाया रेड वाला, इस पॉइंट पर 2-4 पॉइंट पर ये कैसा होगा 2 या 4 पॉइंट या डिस्क्रीट पॉइंट बोलो इनको, डिस्क्रीट पॉइंट मतलब सिंगल पॉइंट, नॉट अ रेंज, नॉट रेंज, पर्टिकुलर पॉइंट है, फिक्स कुछ पॉइंट है, 2-4 पॉइंट है, x इक्वल टू 1 पे 0 हो गया, x इक्वल टू 2 पे 0 हो गया, x इक्वल टू 3 पे 0 हो गया। ऐसा नहीं है ये कि x इक्वल टू 1 से लेकर 2 तक पूरे इंटरवल में 0 हो गया, पूरे इंटरवल नहीं, डिस्क्रीट पॉइंट मतलब कुछ सिंगल पॉइंट, कुछ 2-4 पॉइंट 6-7 पॉइंट वहां पर डिफरेंशिएबल उसका 0 हो गया, उसकी बात कर रहा है। तो डिस्क्रीट पॉइंट क्या होते हैं, जिन पे 2-4 जगह पे वो डिफरेंशिएबल हो, 2-4 50-50 100, इस पे बोल सकते हो, 100 भी बोल सकते हो, 200 भी बोल सकते हो, वो डिस्क्रीट ही पॉइंट होता है। ऐसा नहीं है कि एक पूरा का पूरा इंटरवल 1 से लेकर 2 तक सारी की सारी वैल्यू 0 होगी, नहीं, कुछ पॉइंट पर 0 होगा, तब भी आप उससे क्या बोल सकते हो, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तब भी आप उसको क्या बोल सकते हो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। यही लिखा हुआ है वो इंस्टेंट, एन इंस्टेंट, कुछ टाइम के लिए सडनली वो रुक जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर कंटिन्यू कर देगा चलेगा, तब भी आपका ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो सकता है। तो डिस्क्रीट पॉइंट पर यदि कहीं पर डिफरेंशिएबल 0 हो जाता है, डेरिवेटिव हमारा 0 हो जाता है, तब भी हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है वो। और यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इसके बाद जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है वो इंक्रीजिंग भी होता है, आप डायरेक्टली बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए, एन इंस्टेंट मतलब अचानक ही कहीं पे रुक गया एकदम से और फिर चलने लग गया, तो हो सकता है भाई, बहुत बार डिफरेंशिएबल नॉट 0 हो जाता है डिफरेंशिएशन, तो उसी चीज को यहाँ पे बताया है, ठीक है। तो यही आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का डेफिनेशन। यदि जनरल क्या बेटा, तो फिर आप इससे डिफरेंशिएबल की डेफिनेशन नहीं लगाओगे, फिर तो आप इधर करो, ये लिखिए जनरल डेफिनेशन, ये यूज करो, x1 से बड़ा x2 और f ऑफ x1 से बड़ा f ऑफ x2 होगा और इक्वल टू नहीं आएगा यहाँ पर, तो हर एक आपका डिफरेंशिएबल होगा बिल्कुल, क्योंकि ये वाली कंडीशन। यदि डिफरेंशिएबल हुआ तो ये यूज करो डेरिवेटिव, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, क्या कुछ और भी बोल रहा था कुछ, हाँ ये लिखा ये यहाँ देखो, यहाँ where f dash x equal to 0 is possible only for an instant। इंस्टेंट का मतलब ही समझा रहा था कि कुछ ही केस होंगे जिस पे डिस्क्रीट पॉइंट होंगे, जैसे कि f dash x 1 पे 0 हो गया, 2 पे 0 हो गया, 3 पे 0 हो गया, इस टाइप के पॉइंट्स चलेंगे आपके। वही चीज बता रहा था कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में ये चलेगा थोड़ा बहुत, ठीक है, पर ऐसा नहीं है कि आपका वो f dash x 0 है, कहाँ तक, x की वैल्यू 1 से लेकर 2 तक पूरा का पूरा इंटरवल नहीं चलेगा, फिर आपका ये डिक्रीज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं रहेगा, फिर ये क्या बन जाएगा, यदि इंक्रीजिंग की डेफिनेशन फॉलो कर रहा होगा तो फिर इंक्रीजिंग बनेगा। ऐसे केस में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होगा यदि आपका पूरे के पूरे इंटरवल में वो 0 हो गया तो, ठीक है। हाँ, इंस्टेंट मतलब कुछ डिस्टिंक्ट पॉइंट, कुछ पॉइंट 1 2 3 4 इस टाइप के पॉइंट आ जाए ना, तो उन्हीं पे, एक पर्टिकुलर रेंज की बात नहीं कर रहा हूँ, 2 3 4 पॉइंट जैसे आएंगे ना उनकी बात कर रहा हूँ। एक पॉइंट नहीं, यदि इंटरवल दे रखा है उसमें 1 आध 2 4 जगह पर इंटरवल में 0 हो गया डिफरेंशिएशन, तब भी वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। कितने पॉइंट पर, 2 4 10 पॉइंट, डिस्क्रीट पॉइंट, सिंगल पॉइंट, नॉट अ पर्टिकुलर रेंज, पूरी रेंज की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। एक छोटे से पार्ट की बात कर रहा हूँ, बस 2 4 पॉइंट, उसमें छोटे से पार्ट में तो इनफाइनाइट पॉइंट आ सकता है, मैं केवल उन गिनती के 4 5 पॉइंट की बात कर रहा हूँ बस, तो वहां पे आपका ये हो सकता है। हाँ, जो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है वो इंक्रीजिंग होता है, ये अच्छी बात है,
कहीं पर आपके ये फायदा हो गया कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग भी हो गया भाई फ्री। हाँ, क्या इंक्रीजिंग है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो सकता है? ऐसा नहीं है, रिवर्स नहीं है, क्योंकि इंक्रीजिंग के केस में एक पर्टिकुलर इंटरवल में वो पूरा का पूरा जीरो हो सकता है पर्टिकुलर इंटरवल में, तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं हो सकता, मे भी हो जाए और नहीं भी हो, ऐसा चलेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। बाकी तो सिंपल है, डेरिवेटिव निकालो, एफ डैश एक्स को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करो, आपका काम हो गया और डायरेक्टली आप ये कर सकते हो। ठीक है, चलो। और ये इक्वल टू के जो पॉइंट आते हैं ना वो गिनती के आते हैं 2-3, तो उनको आप सेपरेटली चेक भी कर सकते हो लास्ट में, जहाँ पर डिफरेंशिएबल होता है तो सिंगल पॉइंट वाली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की होती है कि सिंगल पॉइंट पे कैसे चेक करते हो, वो भी चेक कर सकते हो इजीली। ठीक है, तो नंबर 4 है अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। नंबर 4 सेम डिटो ही है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, सेम डिटो जो का जो ही लिखा है ना वो का वही, यहाँ पे डिक्रीज करेगा बस, ऐसे आ गया इंस्टेंट। ये डिक्रीज करते हुए ग्राफ अपनी वैल्यू को कम कर रहा है, तो यहाँ पर डायरेक्टली लिख देंगे इफ x1 is less than x2 implies f of x1 is greater than f of x2 for every x1, x2 belongs to a, b के लिए हर एक पॉइंट के लिए। ठीक है, तो ये बोल सकते हो। और सेकेंड डेफिनेशन बोल सकते हो कि इफ f dash x is defined, derivative is defined या differentiable function f dash x is defined and f dash x greater than 0 for every greater than 0, और यहाँ पे वेयर वही सेम डिटो लाइन जो आपने पहले लिखी है, f dash x इक्वल टू 0 फॉर इंस्टेंट, है ना, f dash x इक्वल टू 0, f dash x इक्वल टू 0 is possible only for instant। ठीक है, देन आल्सो फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो सेम डिटो ही चीज़ है ना। और यहाँ पर ये भी लिख सकते हो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग है ना, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ओहो ये गलत हो गया, डिक्रीजिंग है ना, लेस देन इक्वल टू 0 डालो, डिक्रीजिंग है बेटा, लेस देन 0। ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन वो क्या होता है, वो डिक्रीजिंग भी होता है आपका, वो डिक्रीजिंग फंक्शन भी होता है। ठीक है, आप डायरेक्टली बोल सकते हो डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑलवेज डिक्रीजिंग। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन है किसकी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, पॉइंट समझ लो, बस पॉइंट इतना सा याद रखिएगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग उनका परेशान नहीं होना है। ठीक है, अलग अलग कंफ्यूज नहीं होता है, सब एक जैसे ही हैं। इंस्टेंट 2-1 पॉइंट की बात होती है, वो चेक कर लेते हैं आप अलग से। क्वेश्चन में ऑप्शन में ज़्यादातर ऑप्शन में आपके स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का तो कोई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का कहीं पर वो ही नहीं आएगा, नाम निशानी नहीं आएगा। ठीक है, बाकी ज़्यादातर केस में इंक्रीजिंग लिखा होगा, फाइंड द इंटरवल इन फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फाइंड द इंटरवल इन फंक्शन इंटरवल इन विच फंक्शन इज डिक्रीजिंग, ऐसा इंटरवल आएगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पे मतलब स्पेशली कभी लिख के, रेयर ही केस होता है जब लिख के देता है वो, पर ठीक है, तो आपको पर डेफिनेशन तो याद होना चाहिए कि होता क्या है, बस कितना डिफरेंस होता है, बस ज़्यादा कोई तो होता नहीं है। क्वेश्चन जो ज़्यादातर जेई मेंस के आएंगे और एडवांस के आएंगे तो उनमें आप थोड़ा सा ये जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। बोर्ड वगैरह में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, नॉर्मली चलेगा वहाँ पर, है ना। वहाँ पर तो आप दोनों एक जैसे ही लिखोगे ना तब भी कोई दिक्कत नहीं, पर जेई मेंस और एडवांस में थोड़ा सा वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो मोनोटोनिक फंक्शन, तो छोटा सा पॉइंट है, मोनोटोनिक फंक्शन। मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है भाई, सुनो। अ फंक्शन, एनी फंक्शन is said to be monotonic,
monotonic function if it is either increasing चाहे कोई सा भी स्टिकली हो कैसा भी हो, और डिक्रीजिंग either increasing or decreasing in interval, ठीक है, not both together, साथ में लिखना not both together, दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए, ठीक है। इंक्रीजिंग भी हो जाए डिक्रीजिंग भी हो जाए एक ही जगह पे, नहीं वो नहीं चलेगा भाई। आपका या तो इंक्रीजिंग हो जाए या फिर डिक्रीजिंग हो जाए, दोनों में से केवल एक उस इंटरवल में तो मोनोटोनिक फंक्शन होगा, और दोनों एक साथ हो गए तो नाइदर मोनोटोनिक हो जाएगा, है ना, वो मोनोटोनिक नहीं हो जाएगा, ठीक है। दोनों एक साथ हो गए तो नॉट मोनोटोनिक हो जाएगा। यदि आपका सिंगल होता है तो आप डायरेक्टली क्या बोलोगे, मोनोटोनिक फंक्शन। तो मोनोटोनिक फंक्शन सिंपल है हमारा ऐसा फंक्शन जो या तो इंक्रीजिंग हो जाए परमानेंटली या परमानेंटली डिक्रीजिंग हो जाए, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे मोनोटोनिक फंक्शन। यदि अपनी बात को चेंज कर रहा है बार बार तो भाई वो नॉट मोनोटोनिक हो जाएगा, ठीक है। तो नॉन मोनोटोनिक क्या हो जाएगा, जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एक साथ हो बस। तो आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो नॉन मोनोटोनिक फंक्शन। देखो नॉन मोनोटोनिक फंक्शन क्या है, इफ फंक्शन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बोथ in a comma b, then function is called non-monotonic. Then function is called non-monotonic. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप ये देख लो, ये आपका पास है sin x, ये sin x है भाई 0 से लेकर 2 पाई तक। आप देखोगे अलग अलग पार्ट में, देखो इसको π/2 तक, 0 से π/2 तक ऊपर की तरफ जा रहा है, इंक्रीजिंग है। 3π/2 तक, 3π/2 तक देखोगे तो डिक्रीजिंग है क्योंकि डाउन हो रहा है, और 3π/2 से 2 पाई तक देखोगे तो फिर से इंक्रीज हो गया। दोनों एक साथ आने लगे 0 से 2 पाई में, तो आप क्या बोलोगे, ये हाँ यहाँ पे लिखना y = sin x। sin x x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 2 पाई तक, उसकी बात कर रहा हूँ, 0 से लेकर 2 पाई। तो नॉन मोनोटोनिक है। कुछ पार्ट में हो रहा है ये, कुछ पार्ट में 0 से π/2 तक तो ये इंक्रीज है, आपको दिखाई दे रहा है। π/2 से लेकर 3π/2 में ये डिक्रीज है, चलेगा कोई दिक्कत नहीं। फिर 3π/2 से लेकर 2 पाई में वो फिर से इंक्रीज हो गया, चलेगा कोई दिक्कत नहीं। पर ये 0 से 2 पाई के बीच में कैसा है, नॉन मोनोटोनिक, दोनों एक साथ आ गए तो गड़बड़। एक और देखो e⁻x, बचपन में आप पढ़ते हो e⁻x। e⁻x अगर आप जानते हो, बहुत सुंदर सा बनता था ऐसा, टिक 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 e⁻x। ये e⁻x का भी होता था जहाँ पे 1 किससे बड़ा होता था, 1 से बड़ा होता था, उसी का ग्राफ है। आप देखोगे ऊपर जा रहा है तो भाई स्टिकली इंक्रीजिंग है ये, तो ऊपर देखो लेफ्ट से राइट में देखो इंक्रीजिंग, और इंक्रीजिंग तो छोड़ो, स्टिकली इंक्रीजिंग में, स्टिकली इंक्रीजिंग, ठीक है, डायरेक्टली बोल सकते हो स्टिकली इंक्रीजिंग। और देखो जैसे कि e⁻x है, आप ये देखो लॉग का, देखो लॉग का ग्राफ ये होता है ln या लॉग बेस ही लिखो तुम तो डायरेक्टली, लॉग बेस ही या बेस ही लिख दो, एक ही वैल्यू कहाँ से 1 से बड़ी है, तो ये इंक्रीजिंग होता है। इंक्रीजिंग के साथ स्टिकली इंक्रीजिंग भी, ठीक है। ये उर्दू लिख रहा हूँ, थोड़ा समझ जाना है, स्टिकली इंक्रीजिंग। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, कसम खा के बैठ जाओ, क्या करना है कि भाई फंक्शन कैसा होना चाहिए,
वैल्यू लेफ्ट से राइट में देखनी है ग्राफ की, और यदि लेफ्ट से राइट में वो फंक्शन कैसा दे, इंक्रीजिंग वैल्यू दे, अपनी वैल्यू बढ़ती हुई दे, तो आपका कैसा फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग होगा। आप यदि वो डाउन फॉल हो रहा है, मतलब नीचे कम 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 हो रही है उसकी वैल्यू, तो डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो सोचना ही नहीं है। आपके पास आपसे सबसे बेस्ट एग्जांपल एक और देखो, साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का कुछ ग्राफ ऐसा होता है, यदि आपको याद हो तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये -1 होता है, ये +1 होता है, ये π/2 होता है माइनस का, और ये प्लस का π/2। लेफ्ट से राइट में देखोगे ना साइन इनवर्स एक्स को, इंक्रीजिंग आता है। ये सिंबल है ना इंक्रीजिंग का, यार मैं बार बार ऐसे पूरा लिखना नहीं पाऊंगा, ऐसा कहीं पे लगाता हूँ ना इंक्रीजिंग तीर का निशान, तो इंक्रीजिंग, और ऐसा नीचे लिखूंगा तो डिक्रीजिंग। ये तो मैंने सोचा ही नहीं, इतनी देर से मैं सोच क्या रहा हूँ। ये डिक्रीजिंग, ये सिंबल किसका होगा, डिक्रीजिंग का। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का देखो ग्राफ, आप इसका देखो tan x का देखो, tan x का यदि आपको याद हो tan x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, tan x का सेम डिट्टो, चलो हटा, ऐसा कुछ होता है tan x का ग्राफ। ऐसे ही फिर आगे बनता है, ऐसे ही आगे बनता जाता है, पर आप हर एक केस में देखो, हर एक इंटरवल में लेफ्ट से राइट देखोगे ना तो इंक्रीजिंग मिलेगा। ये tan x का ग्राफ है, y = tan x, इंक्रीजिंग बनेगा। बट cot x देखो ना, cot x तो डिक्रीजिंग होता है, आप उसको देख भी सकते हो, डाउन 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 फॉल होता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, आप एक नोट लगाओ, बहुत खतरनाक नोट, मज़ा आ जाए, मतलब खून पसीना एक कर रहे हो हमारा, तुम्हें याद भी रहे। ठीक है, तो यही आपका डेफिनेशन, बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। पूरे चैप्टर में आपको कुछ नहीं करना, बस अपने आप को स्टेबल रखना है कि इतना सिंपल हो सकता है, हाँ इतना सिंपल हो सकता है, बिल्कुल। डिफ्रेंशिएशन करना है, डिफ्रेंशिएशन करने के बाद क्या करना है, कुछ नहीं, छोटी छोटी बातों को याद रखना है और सिंप्लीफाई कर लेना है उसको। हाँ, अपनी लैंग्वेज में लिखो, मतलब मैं लिखाता हूँ, इंक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि याद नहीं रहता, इंक्रीजिंग फंक्शन अपनी लैंग्वेज में, सुंदर सा, इनइक्वालिटी के साइन को चेंज नहीं करता है, लिखो अपनी लैंग्वेज में, इनइक्वालिटी के साइन को, इनइक्वालिटी के साइन, साइन SIGN, साइन को चेंज नहीं करता है। अप्लाई करने पे और रिमूव करने पर दोनों, अप्लाई एंड रिमूव करने पर, बोथ केस में। ठीक है, सबसे पहले इसी को याद रखें, डिक्रीज फंक्शन। तो लिखवा दिया क्या, कहाँ लिखवा दिया? अरे यार वो तो बहुत टाइम होगा, तुम अच्छे बच्चे थोड़ी हो, तुम सब जो याद रखोगे इतनी सारी चीजें। ठीक है नहीं लिखवाया होगा मैंने, क्योंकि बार बार जरूरत पड़ती है ना इसकी, तो जरूरी है। तो इनइक्वालिटी के साइन को चेंज करेगा, आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चों को याद नहीं होता है। इनइक्वालिटी के साइन को चेंज करेगा, 2 मिनट का काम है, पर करेगा, चेंज करेगा भाई, इनइक्वालिटी के साइन को चेंज करेगा, अप्लाई और रिमूव करने दोनों की केस में। ठीक है, चलो ठीक है। तो अब देखो कुछ छोटी छोटी पॉइंट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस देखेंगे, पॉइंट फिर लिखेंगे। ठीक है, चलो कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं अपन, थोड़ी छोटी, तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स। चलो आ जाओ, एक आध प्रॉब्लम करते हैं, फीलिंग्स डालते हैं कि हाँ क्वेश्चन हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। चलो क्वेश्चन, इफ f(x) दे दिया भाई अपने को, और x + 1/x, f(x) क्या दे दिया बेटा अपने को, x + 1/x,
then find interval INTER interval in which fx is increasing फंक्शन। ठीक है, आपको इंटरवल फाइंड करना जिसमें fx कैसा हो, इंक्रीजिंग हो। अरे भाई अपन तो जानते हैं इसके बारे में, इसका भी डिफरेंशिएशन निकाल सकता हूँ, 1/x का भी निकाल सकता हूँ। निकाल लो f डैश एक्स निकाला, अब x का 1/x का माइनस का 1/x²। पता करना है कि ये इंक्रीजिंग है कौन से में, तो इंक्रीजिंग का मतलब डेरिवेटिव को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। अब 0 होने का मतलब x² माइनस 1/x² को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। तो बेबी कर्व ने एंट्री मारी, तो x+1 x-1 डिवाइड बाय x², इसको 0 से बड़ा होना पड़ेगा। अब जब 0 से बड़ा होगा तो मतलब बेबी कर्व ने फिर से एंट्री मारी, -1 0 +1, साइन रूल लगाइए, प्लस माइनस माइनस प्लस, बीच में 2 माइनस कैसे आ गए, क्योंकि भाई इवन पावर है यहाँ पर, स्क्वायर पे इवन पावर होने की वजह से यहाँ पे माइनस साइन रिपीट हो गया। बस आपका काम हो गया। प्लस देखो किस इंटरवल में है, ये प्लस देखा अपन ने, एक ये तो इंक्रीजिंग इन माइनस इनफाइनाइट टू -1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट, इसमें तो इंक्रीजिंग हो गया। आप चाहो तो डिक्रीजिंग का भी लिख सकते हो, डिक्रीजिंग इन किस में होगा बेटा, -1 to 1। क्या ये सही है डिक्रीजिंग के लिए? क्यों? हाँ 0 हटाना पड़ेगा, क्योंकि उसको तो डिफाइन ही नहीं, तो भाई ग्राफ कहाँ से बनाओगे, तो एक्सेप्ट हटाना पड़ेगा, 1/0 0 हटाना पड़ेगा। ठीक है, जिस पे डिफाइन नहीं है वो तो हटाना ही पड़ेगा आपको। तो यही आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये लो चैप्टर था। हाँ क्या हुआ? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हो, किसी का भी निकाल सकते हो यार, कुछ भी हो, सबसे घटिया चीज़ है। देखो ये देखो, कुछ सुंदर सा लिखने दो। ये देखो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दे दिया बेटा, x माइनस e की पावर x प्लस का tan इनवर्स 2π/7 इज इंक्रीजिंग इन x, इंक्रीजिंग इन का मतलब है इंटरवल निकालना है आपको, ऐसा कौन सा इंटरवल है जिसमें ये वो होगा। हाँ 2π/7 tan इनवर्स 2π/7।
मैं बोलूँ? व्हाट्सअप कर दिया। ओके ठीक है, अभी देखते हैं आपका व्हाट्सअप कहाँ है। व्हाट्सअप 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 कहाँ हो भैया तुम? अभी देखते हैं, तुम 2 मिनट रुको। ठीक है, सही है। ठीक है, अरे कुछ नहीं करना भाई, डिफ्रेंशिएशन कर दो इसका। एफ डेस एक्स का 1 ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, और ये तो 10 2 पाई अपॉन 7 है, तो 0 हो गया भाई, कांस्टेंट है तो एक टाइप से। इंक्रीजिंग है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 1 माइनस ई की पावर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 1 इज ग्रेटर देन ई की पावर एक्स। अब ई की पावर एक्स के बारे में आप जानते हो भाई, ये कुछ ऐसा होता है, ई को हटाओगे यहाँ से तो लॉग आएगा, और हम जानते हैं ये तो इंक्रीजिंग फंक्शन है ई की पावर एक्स, तो इनइक्वलिटी का साइन भी चेंज नहीं करेगा। तो log 1 की वैल्यू होती है 0, 0 से छोटा x। अब 0 से छोटा x बोले तो माइनस इनफाइनाइट से लेकर 0। ठीक है, क्या बेटा? log 1 की वैल्यू 0 होती है ना, ये देखो ना, इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग तो 1 पॉइंट चलेगा। ठीक है, और यदि आपको ज़्यादा दिक्कत होती है इस पे कि 0 पे क्यों चेक किया, तो इसके लिए एक और फंडा, क्या करो, 0 पे अलग से चेक कर लो, 0 पे अलग से चेक कर लो। ठीक है, 0 पे अलग से चेक कर लो। ये देखो, फाइंड इंटरवल in which fx equal to 2x cube minus 3x square minus 36x plus 7 is strictly increasing। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, ये ठीक है, हमें पता करना है कि किस इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब स्ट्रिक्टली बोल दिया ना, आप कुछ मत करना, एफ डेस एक्स ग्रेटर देन ही 0 रखना, इक्वल टू मत करना इसका। वो इंस्टेंट के लिए होता है, कुछ केसेस में आपको बन सकता है वो, तो वो क्वेश्चन चेक करते हुए लिख सकते हो। आपको यहाँ पे इंटरवल निकालना, ठीक है, तो लिखना मत उसको। तो डायरेक्टली क्या कर दो, एफ डेस एक्स निकालो और एफ डेस एक्स को कैसा कर दो, ग्रेटर देन 0 कर दो, और ग्रेटर देन 0 किया फिर तो आप जानते हो क्या करते हो बेबी का, 6x स्क्वायर माइनस 9x, थोड़ी 6x माइनस का 36 ग्रेटर देन 0, किसके लिए, फर्स्ट वाले के लिए, स्ट्रिक्टली के लिए। एफ डेस एक्स 6 कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज ग्रेटर देन 0। और आप चाहो तो दोनों को एक साथ भी निकाल सकते हो, मैं तो दोनों एक साथ ही निकाल देता हूँ। x माइनस 3 x प्लस 2 क्रिटिकल पॉइंट आ गए, वे भी करवाया, प्लस माइनस प्लस, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन एफ डेस एक्स कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, मतलब माइनस इनफाइनाइट से लेकर -2 यूनियन 3 से लेकर इनफाइनाइट।
देखो ऐसे ही स्टिकली डिक्रीजिंग निकाल लो। कब होगा? जब बैक टेस्ट नेगेटिव होगा, बोले तो -2 से। हाँ -2 से लिख दो ना, -2 से 3 तो लिखा ना मैंने। हाँ मैं कैलकुलेट करने जाऊँगा, ठीक है। मैं तो कैलकुलेट करने का भी होता ना तब भी आपसे ही करवाता हूँ, चिंता मत करो, ठीक है। अच्छा ये है आपका स्टिकली इंक्रीजिंग और स्टिकली डिक्रीजिंग। बहुत इजी है, कोई भी कर सकता है, XYZ कोई भी, ठीक है। चलो शगुन है यहाँ पे। चलो वो तुम्हारा डाउट बता देते हैं, ठीक है। ऐसे अभी वो टॉपिक मैंने पढ़ाया नहीं है ना, अब पढ़ाऊँगा मैं इसको पढ़ाने को मैं बता देता हूँ। ये वही समझ में आ गया ना तुम्हें? देख लो, स्टिकली इंक्रीजिंग स्टिकली डिक्रीजिंग, क्वेश्चन करो, जिंदाबाद, खत्म। कल प्रॉपर्टी करेंगे इसकी अच्छी अच्छी, सुंदर सुंदर। देखो बेटा, एक क्वेश्चन है, डाउट है, यदि किसी को करना है तो करे, ना तो ना करे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे चल के पढ़ाऊंगा एक टॉपिक। अ लैडर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग इज लैंडिंग अगेंस्ट अ वॉल, ठीक है। अगेंस्ट अ वॉल, ठीक है। द बॉटम ऑफ, आपसे बोला गया है द बॉटम ऑफ द ladder is pulled along the ground, ठीक है। away from the wall, ठीक है। at the rate of 2 centimeter per second, at the rate of 2 centimeter per second. How fast is its height on the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall, ठीक है। ये अभी टॉपिक पढ़ाया नहीं है आपको, है ना, रेट मेजर का, बस ये डाउट था, इसके स्कूल वगैरह में पूछा था। तो कोई दिक्कत नहीं। देखो सबसे पहले जो क्वेश्चन में बोला गया ना वो देखो, इन्होंने बोला है एक वॉल है, तो भाई ये वॉल बना लिया अपन ने, ठीक है। अ लैडर ऑफ 5 सेंटीमीटर लॉन्ग इज लैंडिंग अगेंस्ट अ वॉल, मतलब लैडर होगा तो अपना कोई ना कहीं ऐसा होगा कुछ जिसकी 5 सेंटीमीटर ऑलरेडी इन्होंने लेंथ दे रखी कि 5 सेंटीमीटर का है ये, ठीक है। लैंडिंग अगेंस्ट अ वॉल, द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, क्या किया जा रहा है भाई, ये इसको ऐसा पुल किया जा रहा है, खींचा जा रहा है ऐसा, ठीक है। पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, ठीक है, अवे फ्रॉम द वॉल, वॉल से दूर की तरफ, ठीक है। ये इसने बोला है ये इधर की तरफ खींचा जा रहा है। हाँ रेट मेजर का आपको पढ़ाएंगे आपको, है ना, अभी बताया नहीं, ये तो स्कूल का
स्कूल में पूछा होगा इसके, ऐसे, ठीक है, रेट मेजर। तो ये पुल्ड कर दिया इधर, चल, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से कुछ अपने फिक्स कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं कि जो हमारे ये पास दे रखा है, ये पॉइंट ले लिया मैंने, ए बी सी कुछ भी दे दो यार, ये ए ले लो, ये बी ले लो, ये सी ले लो, ठीक है, ऐसे ले लो। तो लेट्स सपोज किया कि जो ए सी है इसको लेट कर लिया अपन ने कि ये सपोज करो ये वाई है, वाई एक्स जो भी आप लेना चाहो कुछ भी ले लो, है ना, ये वाई ले लिया या एक्स ले लो, जो भी आप अपनी मर्जी से, एक्स ही ले लो तो क्योंकि एक्स एक्सिस है ना तो ईजी रहेगा, एक्स इधर ले लो और ये वाली लेंथ ले लो आप वाई, ठीक है। और जो ए बी है वो हमारे पास है इसे 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे मैंने ए सी को लेट कर लिया कि वो एक्स सेंटीमीटर है और बी सी को जो लेट कर लिया वो वाई सेंटीमीटर है। अब इसको खींच रहे हैं बेटा, खींच रहे हैं मतलब कभी ना कभी ऐसी पोजीशन होगी इसकी, ये पॉइंट ए यहाँ पे आ जाएगा और ये बी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, मतलब हाइट डिक्रीज हो रही, कभी ये होगी कभी नीचे होगी और नीचे होगी, हाइट मतलब डिक्रीज हो रही है। तो उन्होंने यही बोला हमसे, उन्होंने क्या बोला हमसे क्वेश्चन में, अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ से देखो द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, पुल्ड कर रहे हैं, खींच रहे हैं अलोंग द ग्राउंड, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, अवे फ्रॉम द वॉल, वॉल से दूर की तरफ, एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 सेंटीमीटर रेट से हम उसे खींच रहे हैं। तो इसका मतलब हमें जो x दे रखा है ना, x इसमें चेंज दे रखा है, उसमें चेंज कितना दे रखा है कि dx अपॉन dt वो कितना है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, ठीक है, ये आपको दे रखा है ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर। तो आपसे बोला गया हाउ फास्ट इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीज, मतलब आपसे क्या पूछा गया है कि जो हाइट है y, तो ये कितनी डिक्रीज होगी, डिक्रीज होने का मतलब है हाइट की वैल्यू में कितना मतलब कमी हो रही है। तो अब जब यहाँ पर dy अपॉन dt निकालोगे, आप dy अपॉन dt निकालोगे तो वो नेगेटिव आएगी, क्योंकि नेगेटिव आने का मतलब ही होता है डिक्रीज होना, कम होना। यदि कहीं पर आपकी जो dy अपॉन dx या dy अपॉन dt पॉजिटिव आती है तो उसका मतलब है इंक्रीज होना, बढ़ रहा है उसमें कुछ ना कुछ, और यदि नेगेटिव आती है तो उसमें होता है रेट उसकी घट रही है, कम होती है, ठीक है। तो ये आ गया आपका, ये निकालना मुझे कितनी रेट से डिक्रीज हो रही है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे एक रिलेशन बना लीजिए अपनी मर्जी से, तो आप रिलेशन बना सकते हो ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से क्या बोल सकते हैं कि 5x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर ऑलवेज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर ऑलवेज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया आपके पास रिलेशन। डिफरेंशिएशन कर दो बेटा विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में कर देते हैं डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन किया तो यहाँ से क्या आ गया 2x, x का करेंगे तो dx अपॉन dt, सॉरी टाइम है ना तो t के रेस्पेक्ट में करो, यहाँ पे टाइम है, टाइम के डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज का मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा। ऐसे ही y का करेंगे तो 2y और dy अपॉन dt, और ये तो 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आपके पास 2 से 2 भी काट दो, तो यहाँ से आ गया x dx अपॉन dt प्लस y dy अपॉन dt इज इक्वल टू 0। dx अपॉन dt है मेरे पास, x मुझे मिल जाए और y मिल जाए तो मेरा काम बन जाए। अब मेरी प्रॉब्लम है यहाँ पर x और y को निकालने की, तो मैं पहले dx अपॉन dt निकाल के ये वैल्यू तो रख देता हूँ। तो dx अपॉन dt की वैल्यू निकाली मैंने, तो वो आई है x इंटू, और इसकी वैल्यू 2 है तो 2 रख दो यहाँ पर। तो यहाँ से dy अपॉन dt क्या आ गया मेरे पास, वो आ गया माइनस 2x अपॉन y। इसे इक्वेशन 2 डाल दो, 1 डाल दो, जो भी डालना है, ठीक है। अब यहाँ पे x और y की वैल्यू डाल दो तो मेरा काम बन जाए। अब आ जाओ, आपको एक और रिजल्ट दे रखा है इन्होंने, क्या दे रखा है, यहाँ से पढ़ो कि द फुट ऑफ द लेडर, जो फुट है लेडर का, मतलब ये x वाली की बात कर रहा है, इस 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, मतलब जो x की वैल्यू है वो 4 मीटर होगी, तो उस केस में आपको बताना है ये। तो व्हेन, यहाँ पे क्या लिखोगे, व्हेन x इक्वल टू 4 मीटर, मीटर ही है ना ये, शायद मीटर ही है,
हाँ तो मतलब पूरा सॉल्व करना पड़ेगा इसको, तो गड़बड़ हो जाएगी अपनी। हाँ वो गड़बड़ है, नहीं पाइप, अरे यार कुछ गड़बड़ कर दिया अपन ने देखो, क्योंकि अपन ने ये तो देखा ही नहीं ना रेट, वही तो गड़बड़ हो गया। तो क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लिख दिया इन्होंने, ये 5 मीटर है और इधर 2 सेंटीमीटर है, 4 मीटर है, तो आंसर तो मुझे मालूम नहीं इसका क्या है, ये इन्होंने ये चक्कर मार दिया, ये तो 4 में, ये जो ये मीटर है ना, शायद इन्होंने एक जगह 2 सेंटीमीटर लिख रखा है और एक, हाँ या तो सारे के सारे सेंटीमीटर में हो या फिर सारे के सारे मीटर में हो। एक्स आपको 4 मीटर दे रखा है, ये 5 भी आपको, ये भी मीटर में ही दे रखा है आपको, सॉरी 5 मीटर, ये भी आपको मीटर में दे रखा है, पर ये सेंटीमीटर दे रखा है, तो गड़बड़ है ना। हाँ ये मीटर होगा, ये मीटर होगा, तो ये भी मीटर, क्या रेट, ये भी बात सही है आपकी, तो मतलब रेट चलेगा अपना, ठीक है, तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो रेट तो सेंटीमीटर, अरे यार रेट तो आ सकती है ना, रेट आ जाएगी, वो तो डिस्टेंस है मीटर में, ठीक है, तो डिस्टेंस मीटर में ही आएगी, पर रेट आ सकती है आपकी सेंटीमीटर में, सॉरी डिस्टेंस आपकी जो है वो मीटर में, रेट सेंटीमीटर में आ सकती है, सेंटीमीटर पर सेकेंड है रेट। और ये 4 मीटर ये है, वाई की वैल्यू निकाल लो रिलेशन से, यहाँ पे डालोगे तो ये 16 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, दैट इज वाई इक्वल टू 3 मीटर, 3 आएगा, 3 मीटर लेंथ है तो प्लस का 3 आएगा, डाल दो बेटा, तो डी वाई अपॉन डी टी क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ से, ये देखो मीटर मीटर कट जाएगा, अब केवल सेंटीमीटर बचेगा, एक्स से एक्स कट जाएगा और वाई से वाई कट जाएगा, ठीक है, इन दोनों का मीटर, तो वो आ सकता है बिल्कुल, देखो 4 मीटर होगा, नीचे भी 3 मीटर आएगा, मीटर से मीटर कट गया, तो आपका ये फाइनली डी वाई अपॉन डी टी क्या आ गया, -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आ गया, ठीक है 8/3, और माइनस आने की वजह से डिक्रीज हो जाएगा ये, हाँ सेंटीमीटर में ही आएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, क्योंकि उसमें डी एक्स अपॉन डी टी था ना, तो उसकी जो यूनिट होगी ना डी एक्स अपॉन डी टी की, वो थी सेंटीमीटर, तो उसी बहुत इजी था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये अभी पढ़ाया नहीं, मैं पढ़ाऊंगा आपको, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा तब पढ़ाऊंगा। देखो एक और क्वेश्चन करते हैं छोटा सा, देखो आपको एक फंक्शन दे रखा है, सुनो क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट डाल दीजिएगा, मैक्सिमम मिनिमा का ही है, डाउट ही है, आपसे बोला गया लेट एफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल, लेट एफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल ऑफ 4 डिग्री हैविंग एक्सट्रीम वैल्यूज, क्या बोला है, एक्सट्रीम वैल्यूज एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2, ठीक है, और बोला गया है कि इफ लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ये पूरा ब्रेक ऐसा लिखा है, इसकी वैल्यू है 3, देन एफ ऑफ 2 की वैल्यू बतानी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेई का क्वेश्चन है ये, इसी टाइप का जेई में क्वेश्चन आया था, मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, और लेटेस्ट ही आया है, 21 में ही आया, ठीक है, मतलब फरवरी में मार्च वाले अटेम्प्ट में मैंने खुद ही कराया बच्चों को, क्वेश्चन ये नहीं था वहाँ पे कुछ और था, वो 6 पावर में था, पर सेम डिट्टो कंसेप्ट है, कंसेप्ट सुनना, जो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ है कि ये 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो एफ एक्स आप लोगे अपनी मर्जी से, ए एक्स की पावर 4 बी एक्स का क्यूब प्लस सी एक्स क्यूब
प्लस का dx प्लस का e, ये लोगे अपने पास, ठीक है। और इसके पास क्या बोला गया, दो एक्सट्रीम वैल्यू है, एक 1 और एक 2, तो एक्सट्रीम पर डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है, तो वो तो निकाल लेंगे अपन, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। पर सबसे पहले इस चीज को देखो, क्या ये मेरा वैलिड होगा या नहीं होगा, इसको हम देखेंगे इस लिमिट वाले फंक्शन से। आप यदि यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 डालते हो तो ये बनेगा 1 प्लस a की x की पावर 4 प्लस b x क्यूब प्लस c x क्यूब c x स्क्वायर प्लस का dx प्लस का e, और जब यहाँ पे x स्क्वायर से डिवाइड करोगे इसको तो 3 आंसर आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, इसके नीचे एक्स स्क्वायर डालूंगा तो ए एक्स स्क्वायर, इसके यहाँ डालूंगा तो बी एक्स, और यहाँ डालूंगा तो सी, और यहाँ डालूंगा डी अपॉन एक्स, और यहाँ डालूंगा तो ई अपॉन एक्स। दैट्स द पॉइंट, गड़बड़, क्योंकि यहाँ पे लिमिट लगाओगे तो समथिंग अपॉन जीरो, समथिंग अपॉन जीरो मतलब ये तो इनफाइनाइट पे जाएगा और ये भी इनफाइनाइट पे जाएगा, मतलब कुछ गड़बड़ है। 4 डिग्री का पॉलिनोमियल आप ऐसा नहीं ले सकते, ठीक है। 4 डिग्री का तो लेना है, ये तो श्योर है, पर उसमें आपको हर एक टर्म नहीं ले सकते आप, ठीक है। तो यहाँ पर उनसे बचने का एक ही तरीका है, इनफाइनाइट होता है तो उससे पहले रोक लिया जाता है। कैसे रोका जाता है भाई, इनफाइनाइट होने से पहले कि उसके कोफिशिएंट को ही 0 कर लो पहले। तो यहाँ पे डी को क्या कर दो बेटा, 0 कर दो, ई को भी क्या कर दो, 0 कर दो। अब ये 0 हो जाएंगे पहले से ही, तो ये वाली टर्म्स रहेंगी नहीं। अब जब ये टर्म्स रहेंगी नहीं तो लिमिट को इनफाइनाइट होने का टाइम ही नहीं मिलेगा। तो उनकी क्या करना है आपको, यहाँ पर ई और डी इन दोनों को क्या कर दो, 0 कर दो। तो आपका यहाँ पर फंक्शन अब ओरिजिनलिटी में जो बनने वाला है वो ये बन गया आपकी लिमिट, तो 1 प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू कितना आ गया 3। जैसे ही लिमिट डालोगे यहाँ पर 0 तो 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस सी दैट इज 3। तो 1 प्लस सी इक्वल टू 3 दैट इज सी इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। सी की वैल्यू आ गई, ई की वैल्यू आ गई और डी की वैल्यू आ गई। ये इनफाइनाइट पे जा रहा था, इसलिए रोकने के लिए अपन ने क्या किया, उसे पहले से ही डी और ई को 0 बना दिया। डी और ई की वैल्यू 0 आ गई। आ जाओ भाई, फंक्शन अब बन गया आपका एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स बन गया आपके पास, दो चीज़ें डाल दो यहाँ पे, ये ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस का सी, सी की जगह कितना आ गया 2 एक्स स्क्वायर, और बाकी तो 0 हो गया तो लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब दो ही अननोन क्वांटिटी है और दो एक्सट्रीम वैल्यू दे ही रखी उसने, तो एफ डैश एक्स निकालो इसका 4a एक्स क्यूब प्लस का b 3x स्क्वायर प्लस का 4x। एफ डैश 1 को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा बेटा, क्योंकि उसने बोला है एक्सट्रीम वैल्यू एट 1 और 2, 1 और 2 पे क्या है एक्सट्रीम वैल्यू, तो एफ डैश एक्स को क्या होना पड़ेगा, यहाँ पर 0 होना पड़ेगा। एफ डैश 1 को डालो इसमें 4, तो 4a प्लस 3b प्लस 4 इज इक्वल टू 0, एक रिलेशन। सिमिलरली एफ डैश 2 को भी क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। डालो यहाँ पर, तो 8 इंटू 4 32a प्लस 12b प्लस का 8, ये भी 0। दोनों को सॉल्व करोगे यहाँ से a और b की वैल्यू आ जाएगी। a और b की वैल्यू यहाँ पे एफ एक्स में डालोगे, एफ एक्स आ जाएगा, x की वैल्यू 2 डालोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। मेन जो प्रॉब्लम थी ना वो यहाँ पर ही थी कि इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू से है आपको जो ये कोफिशिएंट निकालना है ना, वो मेन टारगेट है। आप जैसे ये नीचे एक्स स्क्वायर करते हो तो यहाँ पर दो जगह पे इनफाइनाइट बन रहा है, तो उसी के कोफिशिएंट को क्या कर दो, 0 टपकार दो। 0 खत्म, मतलब उसका रामलीला ही खत्म वहाँ पे, इनफाइनाइट की, इनफाइनाइट होगा ही नहीं कभी। बाकी क्या बचा, लिमिट से निकाल लिया एक आंसर, सी इक्वल टू आ गया, वापस यहाँ डाली। दो कंडीशन आपको दे रखी है कि एक्सट्रीम वैल्यू है, इन पर एक्सट्रीम वैल्यू है तो मतलब डेरिवेटिव 100% 0 होगा। अब 0 होगा तो डेरिवेटिव 0 किया, दो रिलेशन आ गए, रिलेशन से ए और बी की वैल्यू निकालोगे, और ए और बी की वैल्यू निकालने के बाद फंक्शन में रख दोगे, आपका डायरेक्टली आंसर आ गया और यही आपका आंसर है, ठीक है। तो आशा करते हैं ये समझ में आया होगा। थैंक यू।